Good morning, students. I am Yasmir Kashyap. Today we will discuss Chapter 1 History of Class 7. देखिए क्लास 7 का ये चैप्टर 1 है हिस्ट्री का. चैप्टर नेम इज ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर्स. ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर्स मीन्स 1000 ईयर्स में कौन कौन से चेंजेस हुए थे, उन चेंजेस के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. और देखिए क्लास 6 में हमने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था और क्लास 7th में मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. तो जो मेडिवल पीरियड था उसमें 1000 ईयर्स में कौन कौन से चेंजेस हुए थे, मीन्स अब से 1000 ईयर्स पहले नहीं, ये आपका टाइम पीरियड था लगभग आपका 750 CE to 1750 CE. क्लियर? CE. ठीक है. तो ये टाइम पीरियड में कौन कौन से चेंजेस हुए थे, उन चेंजेस के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो सबसे फर्स्टली चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि चैप्टर में हमारा ये मैप दिया हुआ है और ये लगभग हमारा मैप है आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है, मीन्स इंडिया का मैप है. और ये देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उल्टा है. जो मॉडर्न मैप है, आज का मैप है, उससे बिल्कुल ये डिफरेंट है, उल्टा है. ठीक है. इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो इसका साउथ पार्ट है ये, ठीक है, ये नॉर्थ में दिखाया गया है. और ये जो आपका ये श्रीलंका है, श्रीलंका आइलैंड है, ये आपका मतलब नॉर्थ में शो किया गया है और काफ़ी बड़ा शो किया गया है. ठीक है. तो ये हमें बिल्कुल देखने में उल्टा लगता है, उल्टा है. ठीक है. लेकिन इसको ऐसा क्यों बनाया गया था? इसको बनाने के पीछे कई रीज़न हो सकते हैं. या तो ऐसा हो सकता है कि उस समय के लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, या वो मतलब वहाँ की कैसी कंडीशन रही होगी कि किस रीजन को वो मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट मानते होंगे, या वो किस पर्पस से इसको बनाया होगा, ये उस टाइम में बनाया गया है. ठीक है. तो टेक अ लुक एट मैप 1 and 2. और आपका ये मैप 2 है, इसमें दिया हुआ है ये मैप 2. इसमें देखिए ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है और ये काफ़ी आज के मैप से सिमिलर है, काफ़ी मिलता जुलता है. ठीक है. तो इसमें स्टार्ट करते हैं हम. आई वाज मेड इन 11. जो मैप वन वाज मेड इन 1154 CE बाय द अरब जियोग्राफर अल इदरीसी. देखिए जो मैप 1 आपका बनाया गया वो 1154 CE में बनाया गया था. ठीक है. और ये अरब जियोग्राफर थे अल इदरीसी. अल इदरीसी ने इसको बनाया था. द सेक्शन reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. और ये वर्ल्ड का लार्जर मैप है और इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में डिटेल से बताया गया है. ठीक है. काफ़ी डिटेल दी हुई है. ठीक. मैप 2 वाज मेड इन द 1720s बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर. देखिए कार्टोग्राफर आपका ये यहाँ पर दिया हुआ है. कार्टोग्राफर हु आर कार्टोग्राफर, ये कार्टोग्राफर है. कार्टोग्राफर कौन होते हैं? तो अ पर्सन हु मेक्स मैप्स. मीन्स जो पर्सन मैप बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर कहते हैं. ठीक है. वो कार्टोग्राफर कहलाते हैं. ठीक है. इसमें बताया कि द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर द सेम एरिया. ये दोनों मैप हैं, ये सेम एरिया के हैं और इनमें काफ़ी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, काफ़ी एक दूसरे से ये डिफरेंट हैं. इन अल इदरीसीज मैप साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप.
और जो अली इदरीसी का मैप है, इसमें आपने देखा कि इस जो साउथ इंडिया है, ठीक है, वो आपका नॉर्थ में दिया हुआ है, और श्रीलंका है वो भी आप श्रीलंका आइलैंड है वो भी बिल्कुल ऊपर टॉप में दिया हुआ है ये, ठीक है। इसमें प्लेस नेम आर मार्क्ड इन अरेबिक, और जो प्लेसेस के नेम हैं वो अरेबिक लैंग्वेज में दिए हुए हैं, मार्क किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन द मैप एज कन्नौज। और इसमें जो कन्नौज है आपका उत्तर प्रदेश में शो किया गया है, इसकी स्पेलिंग में भी काफ़ी डिफरेंस लगता है, ठीक है। मैप 2 वाज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1, और जो मैप 2 है वो 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1 से बनाया गया, मीन्स मैप 1 से ये 600 साल बाद बनाया गया मैप 2, ठीक है। ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कंटिनेंट हैड चेंज्ड कंसिडरेबली। और इसमें आपने देखा कि इस टाइम के दौरान जो इन्फॉर्मेशन है सब कंटिनेंट की, उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल। और इसमें ये दिया हुआ कि दिस मैप सीम्स, और जो ये मैप हम देखते हैं इसमें ये जो प्रेजेंट का मैप है उससे काफ़ी फेमिलियर, मीन्स काफ़ी मिलता जुलता है, एंड द कोस्टल एरियाज पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंग, और इसमें काफ़ी डिटेल दी हुई है। देखिए यहाँ पर इसमें दिखाया गया कि हर चीज़ को काफ़ी डिटेल से इन्होंने शो किया है इसमें, ठीक है। तो इसमें ऐसा लगता है कि जो मैप 1 है उसमें ऐसा, या तो ऐसा होगा कि उनको इतनी जानकारी नहीं होगी, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई होगी, या उन्हें मतलब इतना इसके बारे में मैप बनाने की जो मतलब कार्टोग्राफी है उसको ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होगी। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने ऐसा मैप बना दिया होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट हुआ होगा तब इसमें काफ़ी चेंजेस कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से मैप काफ़ी डिफरेंट है फर्स्ट मैप से, मैप 2। दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन, और ये जो मैप था जो यूरोपियन सेलर्स थे, यूरोपियन सेलर्स जो इंडिया में आते थे तो वो इस मैप का यूज़ करते थे, एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वोयाज, और जो मर्चेंट होते थे, ठीक है, वोयाज कहते हैं जो आपकी समुद्री यात्राएं होती हैं उसके लिए, ठीक है। तो समुद्री यात्राओं के द्वारा ये आते थे, और वो इसी मैप का यूज करके यहाँ आते थे, इस मैप का यूज करते थे, इसी मैप के बेस पर वो इंडिया में आते थे। क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन 2 पीरियड्स। आपने देखा कि इसमें जो साइंस ऑफ कार्टोग्राफी, जो कार्टोग्राफी की साइंस है वो इन 2 पीरियड्स में काफ़ी डिफ़र है, मतलब दोनों पीरियड में काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलती है। मीन्स फर्स्ट मैप है और उस मैप से और सेकंड मैप में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स मैप एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, और जब जो हिस्टोरियंस होते थे, हिस्टोरियंस में जो मतलब इसके हिस्ट्री की सर्च वगैरह करते हैं वो हिस्टोरियंस कहलाते हैं, ठीक है। हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरियंस होते थे वो डॉक्यूमेंट्स को रीड करते थे, मैप्स को रीड करते थे, एंड टेक्स्ट को रीड करते थे, पढ़ते थे फ्रॉम द पास्ट, जो पास्ट में होते थे। दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। तो उनको इन चीज़ों को पढ़ने में, इन चीज़ों को सर्च करने में काफ़ी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। जैसे इनकी जो डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होती थी उनके प्रति इन चीज़ों को पढ़ने में उन्हें काफ़ी सेंसिटिव रहना पड़ता था, ठीक है। जैसे मान लिया वो किसी, जैसे जो डॉक्यूमेंट्स होते थे
मान लिया कोई डॉक्यूमेंट्स बहुत पहले लिखा गया है, फिर से उसको किसी दूसरे ने उसकी कॉपी कर ली है, ठीक है, तो उसमें उसकी कॉपी करने में उसको काफ़ी उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो उसमें ये हिस्टोरियंस होते थे, ये इनको ये पहचानना पड़ता था कि कौन सी इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो ठीक हो सकती है, ठीक है। तो इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वाज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इसमें उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी इस चीज़ को फाइंड करने में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़, देखिए टर्मिनोलॉजीज़ कहते हैं कोई टर्म होता है, जैसे उस टर्म का पहले क्या मीनिंग होता था, पहले क्या मीनिंग था और अब क्या मीनिंग है, उसमें क्या चेंजेस हुए थे। टर्म मीन्स होता है जैसे कोई भी वर्ड, कोई शब्दावली कह सकते हैं हम उसके लिए, ठीक है। तो इन द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विद टाइम, जो कंटेक्स्ट की इंफॉर्मेशन होती थी, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड चेंज विद टाइम, उन टाइम के साथ वो काफ़ी चेंज हो जाती थी, उनमें काफ़ी चेंजेज हो जाते थे। व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग हैं, और उनकी जो लैंग्वेज होती थी, उनके जो मीनिंग होते थे, वर्ड्स के टर्म्स के मीनिंग होते थे, उनमें भी काफ़ी चेंजिंग हो जाती थी, वो काफ़ी चेंज हो जाते थे टाइम के साथ, ठीक है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेज विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स, और जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते थे, ठीक है, उनकी जो लैंग्वेज होती थी उनमें भी काफ़ी अधिक चेंजेज हो जाते थे ओवर द ईयर्स, ठीक है। कई सालों के बाद मेडिवल पर्शियन फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पर इसमें दिया हुआ है मेडिवल पर्शियन इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। जो मेडिवल पर्शियन थे वो मतलब मॉडर्न पर्शियन से काफ़ी डिफरेंट थे, ठीक है। द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर टाइम। उनमें जो डिफरेंस होता था, ठीक है, उनकी ग्रामर में चेंज हो जाता था, ठीक है, वोकेबलरी में चेंज हो जाता था, उनके जो मीनिंग होते थे, वर्डों के जो मीनिंग होते थे वो काफ़ी चेंज हो जाते थे बहुत समय के बाद या बहुत टाइम के बाद, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है टेक द टर्म हिंदुस्तान। जैसे हिंदुस्तान का जो टर्म है, हिंदुस्तान जो वर्ड है उसको मतलब एग्जांपल के तौर पे लिया गया है इसमें। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, ठीक है। जो हिंदुस्तान है उसके लिए आज के समय में हम इंडिया के नाम से जानते हैं, उसको इंडिया कहते हैं, ठीक है। मॉडर्न नेशन स्टेट है ये, ठीक है। लेकिन व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी बाय द मिनहाज सिराज, ठीक है। देखिए जो 13th सेंचुरी में इस वर्ड का जो यूज किया गया था मिनहाज सिराज के द्वारा, तो उन्होंने आ क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्शियन, जिन्होंने पर्शियन में लिखा है, ही मींट द एरियाज ऑफ पंजाब, और वो इस वर्ड का जो यूज करते थे वो किस जगह के लिए करते थे, जैसे पंजाब के लिए, पंजाब का जो एरिया था, हरियाणा का जो एरिया था उसके लिए यूज करते थे। एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना, और जो गंगा यमुना के बीच का जो एरिया था, रीजन था, उसके लिए भी ये हिंदुस्तान वर्ड का यूज करते थे। क्लियर। He used the term in the political sense for lands that were a part of the dominions of the Delhi Sultans। और इसमें देखिए ही यूज द टर्म, और वो इस टर्म का यूज करते थे इन अ पॉलिटिकल सेंस, पॉलिटिकल सेंस के यूज सेंस में, फॉर लैंड्स, और लैंड्स के लिए, ठीक है, दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली सुल्तान्स थे, जो उनके छोटे छोटे रीजन होते थे, डोमिनियंस होते थे, उस उन डोमिनियंस के लिए भी ये इस वर्ड का
यूज़ करते थे हिंदुस्तान वर्ड का, ठीक है। द एरिया इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया, ठीक है। और जो इस एरिया में जो इंक्लूड किया गया था, शिफ्ट किया गया था, वो आपका सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत के जो एरिया थे उसको इंक्लूड किया गया था, लेकिन इस टर्म में आपका जो साउथ इंडिया था उसको इंक्लूड नहीं किया गया था। मीन्स जो साउथ इंडिया था उसके लिए ये हिंदुस्तान वर्ड यूज नहीं किया जाता था, ठीक है। वाई कंट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी। और लगभग 16th सेंचुरी में जो बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया है वो आपका किया है जियोग्राफिकल कंडीशन में, ठीक है। जियोग्राफी में इसका यूज किया है और इसमें आपका आता है जैसे फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कंटिनेंट। उस सब कंटिनेंट के जो भी इनहेबिटेंट्स होते थे, जो भी रहने वाले होते थे, उनकी जो कल्चर होती थी और फौना होते थे, जो मतलब एनिमल्स होते थे, उनके लिए जियोग्राफी के तौर पर ये हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया था बाबर ने, ठीक है। एज वी विल सी लेटर इन चैप्टर, जिसको हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, दिस वाज समवॉट सिमिलर टू द वे द 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो यूज्ड द वर्ड हिंद। जिसको 14th सेंचुरी में जो पोएट थे अमीर खुसरो, उन्होंने इस हिंदुस्तान वर्ड का जो यूज किया है वो हिंद वर्ड से यूज किया है, ठीक है। उन्होंने इस एरिया के लिए हिंद वर्ड का यूज किया है, ठीक है। किसने? अमीर खुसरो ने, जो पोएट थे। वाइल द आइडिया ऑफ जियोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associated with it today। और इसमें ये बताया कि जैसे जो हिंदुस्तान वर्ड है, ठीक है, जो इंडिया वर्ड है, इसको मतलब पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग में यूज नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम में आज के समय में हम इसको यूज करते हैं, पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग के रूप में यूज करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को उस समय इस पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग के रूप में यूज नहीं किया गया था इस टर्म को, ठीक है। हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मीन्ट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। और जो हिस्टोरियंस थे टुडे आज हैव टू बी केयरफुल, वो बहुत केयरफुल रहते थे अबाउट द टर्म्स, टर्म के बारे में, दे यूज, जो वो यूज करते थे, बिकॉज दे मीन्ट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। क्योंकि जो डिफरेंट थिंग्स होती थी पास्ट की, उनके जो मीनिंग होते थे वो मतलब अलग अलग मीनिंग, एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग अलग अलग तरह से उनको यूज किया जाता था। इसीलिए वो इन चीज़ों को इन टर्म्स के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते थे कि मान लिया जैसे किसी ने हिंदुस्तान वर्ड का कुछ मीनिंग दिया तो किसी ने कुछ और मीनिंग दिया उसका, ठीक है। तो इस तरह से जो पास्ट में इन चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते थे। टेक फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि सिंपल टर्म लाइक, बहुत सिंपल टर्म है ये, जैसे कि आपका फॉरेनर वर्ड है ये, ठीक है। कौन सा वर्ड है ये? फॉरेनर वर्ड है ये, देखिए फॉरेनर वर्ड है, और इसमें इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। जैसे कि इस फॉरेनर वर्ड का जो हम यूज करते हैं, इसका जो मीनिंग होता है वो ये होता है आज के समय में कि जो इंडियन नहीं हो, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो इंडियन नहीं हो, यानी कि इंडिया का रहने वाला नहीं हो, अदर कंट्री का रहने वाला हो, उसके लिए हम फॉरेनर कहते हैं। लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं था, उस समय इसका मीनिंग कुछ अलग ही वो यूज करते थे।
तो इसमें दिया हुआ है इन द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में क्या था कि फॉरनर वाज एनी स्ट्रेंजर। फॉरनर वर्ड है वो किसी भी स्ट्रेंजर के लिए यूज किया जाता था। हु अपीयर्ड से, जो मतलब उन्हें फर्स्ट टाइम देखा हो या कभी उन्होंने उसको देखा ना हो, तो वो उसके लिए क्या कहते थे, स्ट्रेंजर, सॉरी फॉरनर कहते थे। ठीक है। इन गिवन विलेज है, चाहे वो किसी भी गांव का हो। ठीक है। समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर, चाहे वो किसी सोसाइटी का हो, किसी कल्चर का हो। ठीक है। जिसको वो नहीं जानते हों, मतलब चाहे वो भले ही इंडिया का रहने वाला हो या वो शहर का रहने वाला हो। ठीक है। तो जो शहर का होता था रहने वाला, उसको गांव वाले जानते नहीं थे, या जो गांव वाले होते थे, गांव वालों को वो शहर वाले नहीं जानते थे, तो वो उनके लिए आपस में एक दूसरे को फॉरेनर कहते थे। ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है इन हिंदी द टर्म परदेसी। हिंदी में इसका जो इस फॉरेनर वर्ड का यूज किया जाता था वो किस मीनिंग में यूज किया जाता था, परदेसी, यानी कि उनको परदेसी कहते थे। माइट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब सच एज पर्सन एंड इन पर्सियन अजनबी, और पर्सियन में इसको अजनबी कहते थे। ठीक है। अजनबी जिसको हमने देखा नहीं है वो अजनबी कहलाता था। ठीक है। तो इसी को हम फॉरेनर भी कहते थे उस समय। ठीक। जैसे कि अ सिटी ड्वेलर, जो शहर के रहने वाले होते थे, हैं, देयर फोर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर। जो फॉरेस्ट ड्वेलर होते थे, फॉरेस्ट ड्वेलर जो आदिवासी होते थे, जंगल में रहने वाले होते थे, उनको फॉरेनर कहते थे। वट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज, लेकिन जो टू पीजेंट्स होते थे वो एक ही गांव के रहने वाले होते थे। वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर, वो एक दूसरे से फॉरेनर नहीं कह सकते थे, क्योंकि वो सेम गांव के रहने वाले होते थे, एक दूसरे को जानते थे। ठीक है। तो वो एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर नहीं थे, अजनबी नहीं थे, परदेसी नहीं थे, फॉरेनर नहीं थे, उनको फॉरेनर नहीं कह सकते थे। ठीक है। इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड्स, भले ही चाहे वो डिफरेंट रिलीजियस के हों, डिफरेंट रिलीजन के हों, या कास्ट के हों, हैं, कास्ट बैकग्राउंड से हों, डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड से हों, लेकिन वो आपके फॉरेनर नहीं कहे जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। देखिए, जो हिस्टोरियंस होते थे, हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। देखिए, जो हिस्टोरियंस होते थे वो डिफरेंट टाइप्स के सोर्स यूज करते थे टू लर्न, सीखने में, मतलब सर्च करने में, अबाउट द पास्ट, पास्ट की जो चीज़ें होती थी उनको फाइंड करने के लिए वो डिफरेंट सोर्सेस का यूज करते थे। ठीक है। जैसे अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, जो उनका इन्वेस्टिगेशन होता था उसको मतलब फाइंड करने के लिए वो कई तरह के सोर्सेस का यूज करते थे। लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, जैसे क्लास 6 में आपने पढ़ा, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। ठीक है। एंड हर्षवर्धना के बारे में पढ़ा था। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग थाउजेंड्स ईयर्स, और इस बुक में हम पढ़ेंगे अबाउट द फॉलोइंग थाउजेंड ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फ्रॉम रफली 700 टू 1750, लगभग 700 से 1750 ईस्वी के बीच की जो भी चेंजेज हुए थे, जो भी बातें हुई थी, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है।
You will notice some continuity in the sources used by historians for study of this period. You will notice, आपने ये नोटिस किया होगा कि some continuity, कुछ continuity थी इन द सोर्सेस यूज्ड बाय हिस्टोरियंस, जो कि हिस्टोरियंस अपने सोर्सेस के रूप में उसको यूज करते थे फॉर स्टडी के लिए एंड स्टडी के लिए ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड में। ठीक है, इस पीरियड में वो अपनी स्टडी करने के लिए कुछ सोर्सेस को कंटिन्यूटी रखते थे। ठीक है, दे स्टिल रियली ऑन क्वाइंस, जैसे कि वो क्वाइंस का यूज करते थे, इंस्क्रिप्शंस का यूज करते थे, आर्किटेक्चर्स इसका यूज करते थे, एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स होते थे उनका यूज करते थे फॉर इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। यानी कि उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन फाइंड करनी होती थी, कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी होती थी, तो वो क्या करते थे, इन चीज़ों का वो यूज करते थे, इन चीज़ों को रीड करते थे। ठीक है, और सर्च करते थे इनसे। ठीक है, बट देयर इज आल्सो कंसिडरेबल discontinuity. The number and variety of textual records increased dramatically during this period. They slowly displaced other types of available information. Through this period, paper gradually became cheaper and more. देखिए, इसमें ये बताया गया कि जैसे वो इन चीज़ों का यूज़ करते थे। ठीक है, लेकिन कुछ पीरियड के दौरान क्या होता था कि इनमें काफ़ी चेंजेस हो जाते थे। मीन्स कुछ रिकॉर्ड होते थे वो इंक्रीज हो जाते थे, और कुछ क्या होता था कि वो डिस्प्लेज हो जाते थे, मीन्स उनमें काफ़ी चेंज हो जाते थे। ठीक है, इसलिए जो उनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती थी वो काफ़ी डिस्प्लेस हो जाती थी। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली, और इसके बाद क्या हुआ था कि इस पीरियड में जो पेपर था वो काफ़ी चीपर हो गया था, काफ़ी सस्ता हो गया था, एंड और काफ़ी अच्छे से वो अवेलेबल होने लगा था। मोर वाइडली अवेलेबल, और काफ़ी अधिक मात्रा में वो अवेलेबल होने लगा था। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, और जो उस समय के लोग थे वो इसका यूज करने लगे थे होली टेक्स्ट लिखने में, जो मतलब धार्मिक बुक्स होती थी, पवित्र टेक्स्ट होते थे, उनके बारे में लिखने में, क्रॉनिकल्स को लिखने, जो रूलर्स के क्रॉनिकल्स होते थे उनको लिखने में, लेटर्स लिखने में, एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स, और जो सेंट्स की टीचिंग्स होती थी, संतों की जो मतलब शिक्षाएं होती थी उनको लिखने में उसका यूज करने लगे थे पेपर का। ठीक है, पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, और जो पिटिशंस और जुडिशियल रिकॉर्ड होते थे उनको लिखने में भी उनका यूज, पेपर का यूज किया जाने लगा। एंड फॉर रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, और जो टैक्सेस के और अकाउंट्स के जो रजिस्टर बनते थे उसमें भी उसका यूज किया जाने लगा। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, और जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे वो वेल्दी पीपल के द्वारा कलेक्ट किए जाते थे, रूलर्स के द्वारा कलेक्ट किए जाते थे। ठीक है, और मोनेस्ट्री होती थी उनके द्वारा, एंड टेम्पल्स, और इनसे कलेक्ट किए जाते थे। ठीक है, दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स। ठीक है, आर्काइव्स, तो इसमें दे वर प्लेस्ड, उनमें जो वे मतलब प्लेस करते थे, मीन्स देवर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज, और वो इन चीज़ों को कहाँ रखते थे, लाइब्रेरीज में रखते थे, एंड आर्काइव्स होती थी उनमें रखते थे इन डॉक्यूमेंट्स के लिए। ठीक है, जो भी ये डॉक्यूमेंट्स होते थे उनको कहाँ रखते थे, वो लाइब्रेरीज में एंड आर्काइव्स में रखते थे। क्लियर? These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. और जो ये manuscripts होती थी और ये डॉक्यूमेंट्स होते थे, ये बहुत अधिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते थे। ठीक है, हिस्टोरियंस के लिए, बट दे आर आल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़, लेकिन वो इसको यूज करने में उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी।
देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस, उसमें कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी इन दोज डेज, उन दिनों, ठीक है। सो स्क्राइब्स कॉपीड मनुस्क्रिप्ट बाय हैंड, जो लेखक होते थे, स्क्राइब्स होते थे, वो मनुस्क्रिप्ट्स की जो कॉपी करते थे वो हैंड के द्वारा बाय हैंड करते थे, मतलब हाथों से ही उन चीज़ों को लिखते थे, ठीक है। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क, और कभी कभी क्या होता था कि यदि वो कॉपी करते थे किसी फ्रेंड के होमवर्क की, जैसे मान लिया किसी ने कोई भी टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, अब वो उसको दूसरा लिख रहा है, ठीक है, तो क्या होता था, यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज, तो ये एक मतलब सिंपल एक्सरसाइज होती थी, हाँ उसके हाथ की लिखी हुई होती थी। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग, और कभी कभी क्या होता था कि मान लिया हम किसी की हैंड राइटिंग को लिख रहे हैं, तो उसकी जो हैंड राइटिंग होती थी वो हमारी समझ नहीं आती थी, उनकी समझ नहीं आ पाती थी, उसको वो ठीक से पढ़ नहीं सकते थे, ठीक है। समटाइम यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग, कभी कभी वो उसको पढ़ नहीं सकते थे, ठीक है, उसकी हैंड राइटिंग को, एंड आर फोर्स टू गैस वाट इज़ रिटन, और तब वो क्या करते थे कि एक मतलब गैस लगा लेते थे, एक अनुमान लगा लेते थे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो उसमें लिख देते थे। मान लिया कोई भी चीज़ वो लिख रहे हैं और उन्हें अपने फ्रेंड की राइटिंग समझ नहीं आ रही है जिससे वो कॉपी कर रहे हैं, तो वो उन्होंने आइडिया लगा लिया, एक गैस लगा लिया कि यहाँ पर ये वर्ड हो सकता है, तो इससे क्या होता था कि उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता था। एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क, तो इस तरह से क्या होता था कि इसका जो रिजल्ट आता था, इसका जो रिजल्ट होता था, परिणाम होता था, वो क्या होता था कि स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, तो इसमें काफ़ी डिफरेंसेस आ जाता था इन योर कॉपी, आपकी कॉपी में और आपके फ्रेंड के वर्क की कॉपी में, ठीक है, काफ़ी अंतर आ जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है मनुस्क्रिप्ट्स कॉपीइंग इज समवाट सिमिलर, और जो मनुस्क्रिप्ट्स की कॉपी होती थी वो लगभग सिमिलर होती थी, ठीक है। एज स्क्राइब्स कॉपीड मनुस्क्रिप्ट्स दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड स्मॉल चेंजेस, ठीक है, और उनमें बहुत स्मॉल चेंजेस होते थे, बहुत कम चेंजेस होते थे। अ वर्ड हेयर, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ, अ सेंटेंस देयर हैं, एक सेंटेंस में या एक वर्ड में बहुत कम ही चेंज होते थे। दीज स्मॉल डिफरेंसेस ग्रू ओवर centuries of copying until manuscripts of the same text, ठीक है। और इस तरह से क्या होता था कि कभी कभी उनकी जो टेक्स्ट होती थी उसमें काफ़ी डिफरेंस हो जाता था। मान लिए पहले एक एक ने लिखा, फिर उसका लिखा हुआ किसी दूसरे ने लिखा, फिर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, फिर उसी को किसी तीसरे ने उसकी कॉपी की, ठीक है, तो उससे भी थोड़ा उसमें डिफरेंस हो गया, तो इस तरह से करते करते उनमें काफ़ी चेंजेज होता चला जाता था, काफ़ी चेंज हो जाती थी वो चीज़ें, ठीक है, वो टेक्स्ट जो होते थे काफ़ी चेंज हो जाते थे, ठीक। सेम टेक्स्ट बिकेम सस्टेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, और वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हो जाते थे। दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल manuscripts ऑफ द ऑथर टुडे, तो इस तरह से दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, ये सीरियस प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल manuscripts ऑफ ऑथर टुडे, जो आज के ऑथर होते थे उनको manuscripts की जो ओरिजिनल कॉपी फाइंड करने में उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स, और हम टोटली क्या होते थे कि डिपेंड हो जाते थे द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स, जो पहले के जो स्क्राइब्स होते थे, लेखक होते थे, उनकी जो कॉपी होती थी उन पर काफ़ी पूर्ण रूप से
डिपेंड हो जाते थे। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मनुस्क्रिप्ट्स वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। ठीक है, और जिसका ये परिणाम होता था कि हिस्टोरियंस होते थे वो पढ़ते थे डिफरेंट मनुस्क्रिप्ट्स को, वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट हैं, मतलब कई वर्जन, एक ही मनुस्क्रिप्ट्स के, डिफरेंट मनुस्क्रिप्ट्स के कई वर्जन वो पढ़ते थे। ठीक है, ऑफ द सेम टेक्स्ट, लेकिन उनका जो टेक्स्ट होता था, जो उनमें लिखा हुआ होता था, वो सेम ही होता था। ठीक है, टू गैस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन, और वो ये गैस लगाना बहुत उनके लिए मुश्किल हो जाता था कि जो ओरिजिनली ऑथर की जो राइटिंग है या ऑथर के द्वारा जो ओरिजिनल लिखा हुआ है वो मतलब क्या हो सकता है। इस तरह से उनके लिए ये गैस लगाना बहुत टफ हो जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो लेक्चर में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो इसमें मतलब चैप्टर का जो रिमेन बचा हुआ है, जो पॉइंट रिमेन है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।